मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 1036 जलपरी। फे एवोल्यूशन मचेंट C1036 जलपरी। प्लेवलूम रात के 12 बज के 44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 1036 जलपरी। अनुवादक एटलिस स्टूडियो। संपादक एटलिस स्टूडियो। मंदिर का लिन युआन की आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उनकी आत्मा पवित्र तलवार चलाने वाली रानी का एकमात्र क्षेत्र हुआ करती थी। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी अचानक प्रकट हुए मंदिर को छूने से खुद को नहीं रोक सकी। लिन युआन को महसूस हुआ कि उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति और स्रोत प्रकार की शक्ति से भिन्न एक शक्ति जागृत हो गई है। वह इस छुपी हुई शक्ति से आश्चर्यचकित था, क्योंकि यह उसके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति से कहीं अधिक तीव्र थी। जैसे ही लिन युआन शक्ति का उपयोग करने वाला था, लिन युआन की आत्मा में मंदिर के दरवाजे खुल गए और प्रकाश के 10,000 एम्बर धब्बे बाहर निकल आए। इससे पवित्र तलवार चलाने वाली रानी डर के मारे उछल पड़ी। मंदिर से प्रकाश के एम्बर धब्बे निकलते रहे और लिन युआन के वास्तविक शरीर पर एक एम्बर गॉस्मर बनियान दिखाई दिया। अंबर बनियान का निर्माण एकाग्र आस्था शक्ति से हुआ था। इस दृश्य ने सनलाइट किंग लोड्स पर काम कर रहे सभी स्पिरिट शिल्पकारों को स्तब्ध कर दिया। उन सभी ने काम करना बंद कर दिया और अपना ध्यान लिन युआन की ओर लगा दिया। उन सभी को इस बात का अफसोस था कि उन्होंने हुक्वान के अलगाव में काम करने के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया। कांस्य महाकाव्य की तुलना में स्वतंत्रता कुछ भी नहीं थी। इसके अलावा उन्हें अधिकतम 1 दशक तक ही दूर रहना होगा और उन्हें अपने सामान्य वेतन से 2 गुना वेतन मिलेगा। अधिक साहसी आत्मा शिल्पकार सोच रहे थे कि क्या उन्हें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और लिन युआन से पूछना चाहिए कि क्या वे अभी भी शामिल होने में सक्षम हैं। हालांकि लिन युआन पर एम्बर बनियान के भौतिकीकरण ने स्पिरिट शिल्पकारों को रोक दिया। जलमगन बार ड्रैगन झील के किनारे खड़ा लिन युआन एक राजकुमार की तरह लग रहा था। वह बेहद स्वाभाविक और सौहार्दपूर्ण लग रहे थे। जिस क्षण एम्बर बनियान दिखाई दी, लिन युआन की आभा पूरी तरह से बदल गई। वह अब इंसान जैसा नहीं दिखता था, बल्कि एक दिव्य प्राणी जो अभी अभी अवतरित हुआ था। इस आभा ने लिन युआन को ऐसा महसूस कराया जैसे वह अपने हाथ की लहर से आकाश को लाल कर देगा और जलमगन बार ड्रैगन झील पर लिखने के लिए ब्रश डुबो देगा। लिन युआन में परिवर्तन ने जलमगन बार ड्रैगन झील के सभी स्पिरिट शिल्पकारों को स्तब्ध कर दिया। वैंडी लिन युआन से चिपक गई और उससे निकलने वाली विश्वास शक्ति को सूंघ लिया। आस्था की शक्ति ने उसे शांत किया और उसके शरीर पर मौजूद टोटेम को रोशन कर दिया। लिन युआन को इस पर कोई ध्यान नहीं आया, क्योंकि वह अपनी आत्मा से आने वाली आस्था की शक्ति से मंत्रमुग्ध था। वह जानता था कि मंदिर से निकलने वाला प्रकाश का प्रत्येक धब्बा उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो उस पर विश्वास करता था। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि उनके विनम्र और विनम्र जीवन में इतने सारे लोगों को उन पर भरोसा होगा। उन्होंने खुद को आस्था की शक्ति में डुबो दिया और ऐसा महसूस किया जैसे कि वह हर उस व्यक्ति के जीवन को देख सकते हैं जो उन पर विश्वास करता है। प्रकाश के कुछ बड़े धब्बे प्रकाश के सभी धब्बों के केंद्र में थे। लिन युआन को एहसास हुआ कि वे चूसी, लियूजी, वेन्यू, लिसन और बाकी लोगों से आए थे। जब उसने उनका विश्वास महसूस किया तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लिन युआन की एकमात्र समस्या ये थी कि वह नहीं जानता था कि आस्था की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने वैंडी में अपनी आस्था की शक्ति डाली और महसूस किया कि वैंडी इसे आत्मसात नहीं कर सकती। लेकिन वैंडी को अपनी विश्वास शक्ति का एहसास होने के बाद वह अपनी स्वयं की विश्वास शक्ति को उत्तेजित करने में सक्षम हो जाएगी। लिन युआन ने वैंडी के कुलदेवता पर अपना हाथ रखा और वैंडी के कुलदेवता में संग्रहित विश्वास शक्ति को संलग्न करने के लिए अपनी विश्वास शक्ति को प्रसारित किया। वैंडी के कुलदेवता में विश्वास की शक्ति स्वाभाविक रूप से लिन युआन की ओर खींची गई थी और यह किसी भी क्षण उसके शरीर में प्रवाहित हो जाती थी। लिन युआन ने जल्दी से चलना बंद कर दिया। विश्वास की शक्ति प्रेरितों की मूल शक्ति थी और किसी भी छेड़छाड़ से गंभीर क्षति हो सकती थी। वैंडी लिन युआन का साथी था, इसलिए वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लिन युआन ने महसूस किया कि गतिमान स्रोत जल किसी चीज के लिए तरस रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी कमजोर आत्मा को पूरा करने के लिए अधिक विश्वास शक्ति की आवश्यकता थी। लिन युआन ने मूविंग सोर्स वाटर को अनुबंधित करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग किया था और ये लिन युआन की शक्ति का एक हिस्सा था। उन्होंने गतिशील स्रोत जल को अस्वीकार नहीं किया और इसकी नई आत्मा को बेहतर बनाने के लिए अपनी आस्था की शक्ति को गतिशील स्रोत जल में इंजेक्ट किया। लिन युआन ये देखना चाहता था कि मूविंग सोर्स वाटर उसके शरीर में विश्वास शक्ति से कितना लाभ उठा पाएगा। जब उन्होंने अपनी आस्था की शक्ति को गतिशील स्रोत जल में डाला तो पानी की सभी 12 गेंदें एम्बर चमकने लगीं। पानी की 12 गेंदें तेज चमकने लगीं और यहाँ तक कि 12 गेंदों के नीचे का नीला पानी भी चाय के रंग का हो गया। उस पल में पानी की 12 गेंदें एक साथ जुड़ गईं और 3 मीटर लंबी 100 मीटर ऊंची चाय के रंग का झरना बन गईं। एम्बर प्रकाश जलधारा की आंख में केंद्रित था, मानो जलधारा से कुछ निकलने वाला हो। लिन युआन ने गतिमान स्रोत जल में आस्था की शक्ति डालने की दर बढ़ा दी। जैसे ही लिन युआन की आत्मा का मंदिर खाली होने वाला था, चाय के रंग के झरने के बीच से एक नीली लड़की प्रकट हुई। लड़की ने अपनी बाहें अपने शरीर के चारों ओर कर लीं और उसके चारों ओर का पानी उसकी स्कर्ट और बालों में बदल गया। स्कर्ट के हिलने से फिशटेल का पता चला। जैसे जैसे मछली की पूंछ घूमती गई, युवा लड़की का शरीर लंबा होता गया। उसी क्षण उसने अपनी आंखें खोलीं और हाथ हिलाया। विशाल जलस्रोत 12 घूमती हुई नलिकाओं में बदल गया। लिन युआन के चारों ओर 12 नलियां लिपटी हुई थीं और लड़की ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, मास्टर, मुझे जगाने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे एक नाम बताएं। जलपरी को देखते ही लिन युआन की भौहें हिल गईं। जिस प्रक्रिया से उन्होंने इस जलपरी को बनाया वह स्रोत प्रकार के फे के परिवर्तन के समान प्रतीत होता था जब वे मिथक 2 में विकसित हुए थे। हालांकि यह मौलिक रूप से भिन्न था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट।
अध्याय 1037 आस्था आवेदन। फे एवोल्यूशन मचेंट। आस्था आवेदन। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 1037 आस्था आवेदन। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। जलपरी एक नवजात पवित्र स्रोत जीवन रूप की तरह लग रही थी। लिन युआन को याद आया कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी ने शुरुआत में उनसे एक नाम भी पूछा था। हालांकि जलपरी अन्य पवित्र स्रोत जीवन रूपों की तरह लिन युआन की आत्मा में नहीं रहेगी। जलपरी ने लापरवाही से अपने बाल घुमाए और थोड़ा आहत दिखी। यह ऐसा था जैसे एक छोटी लड़की अपने माता पिता के करीब जाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसका बेरुखी से स्वागत किया गया। लिन युआन ने झट से कहा, आइए हम आपको डार्क ब्लू कहते हैं। जलपरी ने नाम बुदबुदाया और मासूमियत से मुस्कुराए। लिन युआन के चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे पड़े। डार्क ब्लू के चारों ओर की नलियां स्पष्ट रूप से पानी के खंभे से छोटी थीं, इसलिए उन्होंने पूछा, डार्क ब्लू, क्या आप नली के आकार को नियंत्रित कर सकते हैं? N-0 वेलबन। डार्क ब्लू ने सिर हिलाया और धीरे से उत्तर दिया, मास्टर, मैं जल तत्वों की सांद्रता को समायोजित करके नली के आकार को नियंत्रित कर सकता हूँ। जैसे ही वह अपनी पूंछ फड़फड़ाती थी, उसके नीले बाल ऊपर उठ जाते थे। 12 नलियां 12 नीली धागों में बदल गईं जो गहरे नीले रंग की पूंछ के चारों ओर लिपटी हुई थीं। डार्क ब्लू ने अपनी पूंछ फड़फड़ाई और 12 धागे तेजी से फैलने लगे जब तक कि वे 50 मीटर लंबे और आधा मीटर चौड़े विशाल स्तंभ नहीं बन गए। अब जब लिन युआन को पता था कि डार्क ब्लू आसानी से होज़ों के आकार को नियंत्रित कर सकता है, तो उसने कहा, डार्क ब्लू, अपनी पूंछ के चारों ओर 12 होज़ों को लपेटो। मैं आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए आपको अधिक जल प्रकार के स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती दूंगा। डार्क ब्लू ने खुशी से सिर हिलाया। जब वह अपनी शक्ति बढ़ा सकता था तो इससे अधिक खुशी किसी को नहीं होती थी। जैसे ही वह डार्क ब्लू को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में वापस ले जाने वाला था, लिन युआन ने स्पिरिट शिल्पकारों को देखा और देखा कि स्पिरिट शिल्पकारों के सिर पर एम्बर प्रकाश के कई हल्के धब्बे थे। लगभग 20 आत्मा शिल्पकार ऐसे थे जिनके सिर पर प्रकाश के एम्बर धब्बे नहीं थे। लिन युआन ने आश्चर्य से अपनी आंखें झपकाईं। अपनी आस्था शक्ति को जागृत करने के बाद उन्होंने खुद से यह उम्मीद नहीं की कि वे दुनिया को अलग तरह से देखेंगे। अब वह ये तय कर सकता था कि वह किसी अन्य व्यक्ति के प्रति उनके विश्वास को देखकर उसके कितना करीब है। उन्होंने वेंडी की ओर देखा और पूछा, वेंडी, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारी विश्वास शक्ति कहाँ से आ रही है? वेंडी ने असमंजस में अपना सिर हिलाया। मॉबियस ने समझाया, आस्था की शक्ति भावनाओं से आती है। भिन्न भिन्न भावनाओं के फलस्वरूप भिन्न भिन्न आस्था शक्ति उत्पन्न होती है। बड़ों का आशीर्वाद, मित्रता की दृढ़ता और विशेषज्ञों की प्रशंसा और सम्मान सभी का परिणाम विश्वास शक्ति है। हालांकि प्यार शामिल नहीं है। युआन, आप बता सकते हैं कि क्या दूसरे आपको विश्वास की शक्ति प्रदान कर रहे हैं और वे आपको कितनी विश्वास शक्ति प्रदान कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या उनके पास आपके खिलाफ अन्य इरादे हैं। लिन युआन तुरंत समझ गया कि मॉबियस का क्या मतलब था। यदि कोई व्यक्ति मिलनसार लगता है लेकिन उसे कोई विश्वास शक्ति प्रदान नहीं करता है, तो वे ईमानदार नहीं होंगे। इस बात की भी संभावना थी कि वे उससे प्रेम करते थे। हर कोई इस शक्ति की चाहत रखता था क्योंकि यह किसी को दूसरे व्यक्ति के दिल में देखने की क्षमता देती थी। लिन युआन ने उन आत्मा शिल्पकारों पर ध्यान दिया जिन्हें उस पर विश्वास नहीं था। वह उन्हें उनके मूल वेतन के अलावा कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराएगा। एक बार जब वह डार्क ब्लू को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में वापस लाया तो उसने सभी जल प्रकार के स्वर्गीय युवती ग्रेड के मौलिक मोती निकाल लिए और उन्हें डार्क ब्लू को खिला दिया। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई की सांद्रता को देखते हुए जल प्रकार के स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों को स्टॉक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस दर पर एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश ने स्वर्गीय युवती ग्रेड के मौलिक मोती का उत्पादन किया वह फ्लोटिंग आइलैंड वेल के लिए पर्याप्त था। स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का पूरा ट्रंक लोड उपभोग करने के बाद भी डार्क ब्लू का ग्रेड उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितनी लिन युआन को उम्मीद थी। लिन युआन को तुरंत मामले की जड़ का एहसास हुआ। स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी शुद्धता थी, न कि उनकी मात्रा। वे सभी स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती केवल गहरे नीले रंग को गोल्ड डोप लीजेंड में विकसित करने के लिए पर्याप्त थे। लिन युआन ने डार्क ब्लू के सच्चे डेटा की जांच की। फे का नाम गतिशील स्रोत जलधारा। ई प्रजाति स्रोत जीनस पवित्र स्रोत प्रजाति। फे ग्रेड सोना 2/10। आई टाइप पानी। फे गुणवत्ता किंवदंती क्षमताएं। बहना पानी तेजी से बहेगा और पानी की ऊर्जा पानी को किसी भी स्थान पर बहने की अनुमति दे सकती है। रुका हुआ प्रवाह यह मुख्य शरीर से अलग हो सकता है और शरीर में सभी जल क्लीमेंट ऊर्जा को उग्र ऊर्जा में बदल सकता है जो लक्ष्य की ओर बढ़ती है। विश्वास जल विश्वास शक्ति को पानी की गर्म धारा में बदलें जो विश्वास शक्ति का उपयोग करने वाले अन्य जीवन रूपों का पोषण कर सके। आस्था जल उस दर को बढ़ा सकता है जिस पर आस्था की शक्ति ठीक होती है और जीवन रूप को फिर से भर देती है और बड़े निकायों में आस्था की शक्ति को धीमा कर देती है। आस्था जल का उपयोग आस्था को वापस खींचने के लिए भी किया जा सकता है। जो शक्ति दी गई थी उसके साथ साथ लक्ष्य द्वारा प्राप्त की गई कोई अतिरिक्त आस्था शक्ति भी थी। विश्वास अनुप्रयोग मालिक को गतिशील स्रोत जल के साथ जोड़ा जा सकता है और गतिमान स्रोत जल में सारी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। मूविंग सोर्स वाटर की क्षमताओं की ताकत बढ़ाने के लिए मालिक मूविंग सोर्स वाटर में विश्वास शक्ति भी डाल सकता है। विशिष्ट कौशल पावर वाटर सोल। एक शक्ति चुनें और इसे गतिशील स्रोत वाटर की आत्मा में संघनित करें। किसी भी शक्ति को चुना जा सकता है लेकिन चुनाव को पूर्ववत नहीं किया जा सकता। ये शक्ति मूविंग सोर्स वाटर की भविष्य की क्षमताओं और विशिष्ट कौशलों को प्रभावित करेगी। जब गतिमान स्रोत जल को एक निश्चित स्तर प्राप्त होता है, शक्ति से प्रतिक्रिया मूविंग सोर्स वाटर अपने शरीर में जल तत्व विशेषताओं के अनुसार किसी भी इच्छा शक्ति रून को समझ सकता है। जब लिन युआन ने डार्क ब्लू की 2 नई क्षमताओं को देखा तो वह बहुत खुश हुआ।
वह फेथ वॉटर को लेकर सबसे अधिक उत्साहित थे क्योंकि इससे वेंडी और राइजिंग लिजर्ड के टोटेम में विश्वास की शक्ति तेजी से बढ़ेगी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 1038 ग्रे एक स्वर्गीय परिवार है। फे एवोल्यूशन मचेंट। ग्रे एक स्वर्गीय परिवार है। प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन। अध्याय 1038 ग्रे एक स्वर्गीय परिवार है। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। जब लिन युआन ने वेंडी और राइजिंग लिजर्ड को विकसित किया तो वह भी विश्वास शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि वह अभी भी अपनी आस्था शक्ति का उपयोग करने के प्रायोगिक चरण में था, फिर भी इससे लिन युआन की आत्मा में मंदिर की आस्था शक्ति भंडारण की मात्रा में वृद्धि होगी। क्षमताओं के विवरण के अनुसार फेथ वॉटर डार्क ब्लू के शरीर को एक वस्तु में बदलने में सक्षम होगा। यदि लिन युआन ने दलदली दुनिया के बाकी प्रेरितों को आस्था का पानी दिया तो क्या वह अन्य प्रेरितों की मित्रता हासिल कर पाएगा? यदि यह संभव होता तो दलदली दुनिया में सभी प्रेरित उसके उपकरण बन जाते और वह विश्वास शक्ति इकट्ठा करने के लिए उनका उपयोग करने में सक्षम होता। लिन युआन ने इस संभावना का परीक्षण करने की योजना बनाई। फेथ एप्लीकेशन लिन युआन को डार्क ब्लू की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अपनी विश्वास शक्ति का उपयोग करने की अनुमति देगा। फेथ एप्लीकेशन शिनयंग की गोल्ड कैट प्रजाति फे के फ्यूजन के समान लग रहा था। जैसे ही उसने डार्क ब्लू को देखा, लिन युआन ने सोचा कि क्या डार्क ब्लू के साथ जुड़कर वह भी एक जलपरी बन जाएगा। हालांकि लिन युआन ने कभी किसी जलपरी के बारे में नहीं सुना था। 4. उन्होंने इस मामले के बारे में सोचना बंद कर दिया क्योंकि फेथ एप्लीकेशन उनके लिए बिल्कुल आवश्यक क्षमता नहीं थी। जब उन्हें मजबूत विरोधियों का सामना करना पड़ा तो उनके पास उनसे मुकाबला करने के अन्य तरीके थे। लिन युआन ने डार्क ब्लू को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर निकाला और फिर से जलमग्न बार ड्रैगन झील के बगल में दिखाई दिया। गहरा नीला अब कांसे के समय की तुलना में बहुत बड़ा हो गया था और उसके शरीर पर जल तत्व से बने कई सामान थे। यहाँ तक कि गहरे नीले रंग के तराजू पर मुहरें भी उभरी हुई थीं। लिन युआन ने कहा, डार्क ब्लू, जल मौलिक ऊर्जा जारी करें ताकि मैं देख सकूं कि आपका पानी क्या बन गया है। ट्रू डेटा ने कहा था कि डार्क ब्लू का पानी धाराओं के स्तर तक पहुंच गया था। गहरे नीले रंग ने अपनी पूंछ लहराई और उसकी पूंछ के चारों ओर के 12 धागे 50 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े जलधाराएं बन गए। लिन युआन धाराओं के भीतर तेज रोशनी से बता सकता था कि वे कितने अशांत थे। हवेली की सजावट और पर्यावरण की रक्षा के लिए डार्क ब्लू ने 12 घुमावदार धाराओं को आकाश की ओर निर्देशित किया। लिन युआन को लगा कि जैसे ही पानी रुकेगा, आसमान से एक विशाल झरना गिर जाएगा। सनलाइट किंग लोड्स पर काम करने वाले सभी स्पिरिट कारीगरों ने आश्चर्य से ये सब देखा। वह नहीं जानता था कि आत्मा शिल्पकार कैसा महसूस कर रहे थे, लेकिन प्रकाश के धब्बे जो उनके विश्वास का प्रतिनिधित्व करते थे बड़े हो गए थे। कुछ स्पिरिट शिल्पकारों के सिर पर पहले रोशनी नहीं थी, अब उनके सिर पर भी रोशनी है। NOVEPSILON। बहरहाल लिन युआन ने इन आत्मा शिल्पकारों के बारे में अपना मन नहीं बदला जिन्होंने अभी अभी उस पर विश्वास करना शुरू किया था। इन आत्मा शिल्पकारों के पोषण के लिए संसाधन खर्च करना उसके लिए उचित नहीं था। उस पल मॉबियस, जीनियस और चिमी की आवाज़ें उसके सिर में गूंज उठीं। युआन, स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में वापस आओ। ग्रे के साथ कुछ गड़बड़ है। नहीं, स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में कुछ गड़बड़ है। लिन युआन तुरंत डार्क ब्लू को अपने साथ स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में वापस ले आए। एक बार जब उन्होंने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश किया तो उन्हें लगा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र डकैती का स्थान था। लिन युआन ने देखा कि सभी स्पिरिट क्यूई और मौलिक मोती उस अंडे की ओर उड़ रहे थे जिसमें ग्रे था। खोल के चारों ओर अमिस्ट प्रकट हो गया था और वह एक भूखे बच्चे की तरह लग रहा था। लिन युआन को निर्णय लेने की आवश्यकता थी। वह नहीं जानता था कि ग्रे कितने समय से इस दर से स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर रहा था। यदि यह कुछ समय तक चलता रहता तो फ्लोटिंग आइलैंड वेल और एलिमेंटल शेलफिश प्रभावित होती। स्पिरिट पूल बाढ़ के द्वारों की तरह था जिसे खोल दिया गया था और इसने सुनहरे डिस्क में ऊर्जा अयस्कों को प्रकट किया। लिन युआन ने जल्दी से सुनहरी डिस्क निकाली और देखा कि उनमें से 80 से अधिक के पास अब कोई ऊर्जा अयस्क नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने 1 महीने तक स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई की कमी की जांच नहीं की थी। उसने जल्दी से अपने भंडारण से ऊर्जा अयस्कों को निकाला और उन्हें सोने की डिस्क में डाल दिया। कुछ चिंतन के बाद लिन युआन ने ग्रे के साथ जो हो रहा था उसे रोकने का फैसला नहीं किया। ग्रे स्पिरिट क्यूई के साथ साथ मौलिक मोतियों से शुद्ध मौलिक ऊर्जा का उपभोग कर रहा था। लिन युआन के दिमाग में एक परिकल्पना बनी। उन्हें याद आया कि चंद्र महारानी ने सवाल जवाब सत्र के दौरान उनसे कहा था कि स्वर्गीय परिवार फेस के जन्म के साथ पृथ्वी विध्वंसक परिवर्तन हुए। हालांकि हेवनली फैमिली फेस के जन्म का इतना गंभीर प्रभाव पड़ा कि इसने हमेशा कई फेस का ध्यान आकर्षित किया। नवविवाहित हेवनली फैमिली फेस अन्य फेस के लिए बेहद पौष्टिक थे, इसलिए मजबूत फीस की सुरक्षा के बिना स्वर्गीय परिवार फीस के लिए जीवित रहना मुश्किल था। चूंकि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र 160 वर्ग मीटर चौड़ा था, इसलिए यह बताना मुश्किल था कि क्या परिवर्तन हो रहे थे। यदि वे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र के बाहर थे तो ग्रे द्वारा स्पिरिट क्यूई और तात्विक ऊर्जा का अवशोषण रॉयल कैपिटल के चारों ओर से सभी स्पिरिट क्यूई और तात्विक ऊर्जा को खाली कर देगा। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी विध्वंसक परिणाम होंगे। प्रत्येक स्वर्गीय परिवार को अंडे सेने के लिए बड़ी संख्या में संसाधनों की आवश्यकता होती है। यदि संसाधन अपर्याप्त होते तो स्वर्गीय परिवार फे अपने वंश को अपने भीतर छिपा लेता और अपने जीवन को संरक्षित करने के लिए अपने आनुवंशिक मॉडल के एक हिस्से को खराब कर देता। आनुवंशिक मॉडल का खराब हिस्सा खो जाने के बराबर था और इसका फिर से सतह पर आना लगभग असंभव था। जब ग्रे एक स्वर्ग और पृथ्वी के रूप में विकसित हुआ तो लिन युआन थोड़ा उत्सुक हो गया था।
अब ऐसा लगता है कि ग्रे का एक बड़ा हिस्सा जिसे उन्होंने एंडलेस फॉरेस्ट में खोजा था जब वह अभी अभी पैदा हुआ था और अभी भी उसका आनुवंशिक मॉडल अधूरा था, वह एक स्वर्गीय परिवार फे था जिसके आनुवंशिक मॉडल को उसके जीवन को संरक्षित करने के लिए अपमानित किया गया था। लेकिन अब स्पिरिट क्यूई और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में उपलब्ध मौलिक ऊर्जा के कारण ग्रे के पास खोए हुए आनुवंशिक मॉडल को पुनः प्राप्त करने का मौका था। अपने आनुवंशिक मॉडल को पुनः प्राप्त करने के बाद ग्रे स्वर्गीय परिवार फे बन जाएगा जो वह सही मायने में था। यह मौका था कि ग्रे ने अपने लिए लड़ाई लड़ी थी और लिन युआन ने उस पर बोझ बनने की योजना नहीं बनाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रे ने 2 मिनट से भी कम समय में पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर ली हो और खुद को रोक लिया हो। स्पिरिट पूल से निकली स्पिरिट क्यूई ने स्पिरिट क्यूई की एकाग्रता को तुरंत अपने चरम पर पहुंचने में सक्षम बना दिया। लिन युआन ने राहत की सांस ली, हालांकि उसने जल्द ही उस सांस को तेजी से वापस अंदर खींच लिया। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट अध्याय 1039 फे एवोल्यूशन मचेंट C1039 प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 1039 लिन युआन के पास शून्य संसाधन हैं। अनुवादक एकलिस स्टूडियो संपादक एकलिस स्टूडियो। हालांकि ग्रे ने स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करना बंद कर दिया था, फिर भी यह मौलिक मोतियों से मौलिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। एक एक करके बाहरी परतों वाले मौलिक मोती ग्रे के अंडे की ओर उड़ गए। ग्रे के अंडे के संपर्क में आने पर विभिन्न मौलिक मोती बिखर गए और ग्रे ने आराम से शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जब लिन युआन ने स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों का उपयोग होते देखा तो उसे लगा कि वह थोड़ा स्तब्ध हो गया है। स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में एक छोटा पर्वत बनाने में सक्षम होते थे, लेकिन 7 अलग अलग कांस्य लीजेंड एलिमेंटल शेलफिश ने उच्च दर पर स्वर्गीय युवती ग्रेड के मौलिक मोती का उत्पादन किया और लिन युआन पिछले महीने काफी व्यस्त थे। हवा की गति वाले तीव्र मृग ने मौलिक मोतियों को प्रकार के आधार पर अलग कर दिया था और बाहरी परतों वाले मोतियों को नहीं चुना था। इसलिए लिन युआन को अभी भी इन स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों को संग्रहित करने का मौका नहीं मिला था। पृथ्वी प्रकार और जल प्रकार के स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती कम थे क्योंकि उसने उन्हें किल फूड स्काई बटरफ्लाई और डार्क ब्लू को खिलाया था। इस बीच लगभग 2000 अग्नि प्रकार और पवन प्रकार के स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती थे। हालांकि इससे पहले कि लिन युआन इन खत्म हो चुके स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के बारे में कोई अनिच्छा महसूस कर सके, उसने मौलिक ऊर्जा के लिए ग्रे की बेताब लालसा को महसूस किया। स्वाभाविक रूप से वह ग्रे को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सका ताकि वह प्राकृतिक परिवेश से मौलिक ऊर्जा को अवशोषित कर सके। स्वर्गीय परिवार फे के रचे जाने के परिणाम इतने गंभीर होंगे कि वह चंद्रमा महारानी का शिष्य भी इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा। जो परिवर्तन होंगे वे न केवल रेडियंस फेडरेशन में बल्कि मुख्य दुनिया के अन्य फेडरेशनों में भी दिखाई देंगे। ये देखते हुए कि हेवनली फैमिली फेस कितने मूल्यवान थे, उनका अवतरण निश्चित रूप से अन्य संघों के बुरे इरादे की शुरुआत होगी। रेडियंस फेडरेशन इतना शक्तिशाली था कि अन्य फेडरेशन सीधे टकराव शुरू करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हालांकि आइलैंड वेल के साथ कोई भी फेडरेशन रेडियंस फेडरेशन में गुप्त रूप से परेशानी शुरू करने के साथ साथ हेवनली फैमिली फे की खोज करने के लिए समुद्र पार करने में सक्षम होगा। इससे निश्चित तौर पर रेडियंस फेडरेशन को परेशानी होगी। इसके अलावा दुनिया में इंसानों के अलावा और भी शक्तिशाली प्राणी थे। कुछ शक्तिशाली गुट भी थे जिन्होंने अपने निजी गुट शुरू कर दिए थे, हालांकि रेडियंस फेडरेशन में कोई नहीं था। यदि होते भी तो उन्हें स्पिरिट गार्ड्स द्वारा भंग कर दिया गया होता। हालांकि अन्य संघों में फेस द्वारा शुरू किए गए कई निजी गुट थे। हेवनली फैमिली फे स्पिरिट क्यूई पेशेवरों की तुलना में शक्तिशाली फे के लिए कहीं अधिक आकर्षक थे। लिन युआन ने असंख्य शक्तिशाली शत्रुओं के मानव रूप में परिवर्तित होने और रेडियंस फेडरेशन में घुसपैठ करने के परिणामों की कल्पना करने का साहस नहीं किया। लिन युआन इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित था कि जब रक्तबीज की माता मिथक 3 को तोड़ देगी तो क्या होगा। यदि मदर ऑफ ब्लडबाथ वास्तव में अपनी स्काई सिंडाइल जेड स्पाइडर वंशावली को जगाने में कामयाब रही तो यह निश्चित रूप से ग्रे की तरह बदल जाएगी। हालांकि मदर ऑफ ब्लडबाथ और ग्रे की परिस्थितियां अलग थीं। ब्लडबैथ की मां को 3 विश्व सफाई पर काबू पाने की आवश्यकता थी और लिन युआन इसे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में वापस नहीं ले जा सके। रक्तपात की मां के परिवर्तन के साथ पृथ्वी विध्वंसक परिणाम अवश्य घटित होने वाले थे। उसने एक आह भरी, ये निश्चित रूप से सिरदर्द है। उसके मन में एक विचार आया और उसकी आंखें चमक उठीं। जब रक्तबीज की मां एक स्वर्गीय परिवार फे में परिवर्तित हो गई तो वह इसे डिवाइन वुड फेडरेशन में ले जा सका। डिवाइन वुड फेडरेशन में जो कुछ भी हुआ वह उनकी चिंता का विषय नहीं होगा। वह डिवाइन वुड फेडरेशन में अराजकता के दौरान भी लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। चूंकि ग्रे को तात्विक ऊर्जा की लालसा थी, इसलिए वह इसे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सका क्योंकि तात्विक ऊर्जा बाहरी दुनिया में उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं थी। इस प्रकार लिन युआन को एम्बर बटन के आकार के डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में से मौलिक मोती निकालने पड़े जिसे उन्होंने 1 महीने पहले व्यवस्थित किया था। प्रत्येक प्रकार के 1000 मौलिक मोती थे। लिन युआन ने 4000 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों को अपने संग्रहित सामान के रूप में आपात स्थिति के लिए माना। उन्होंने किल फूड स्काई बटरफ्लाई की रक्तरेखा को पुनर्प्राप्त करने या डार्क ब्लू विकसित करने के लिए भी उनका उपयोग नहीं किया। उस पल लिन युआन को लगा कि उसके पास अच्छी दूरदर्शिता है। यदि उसने इन 4000 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों को नहीं बचाया होता तो ग्रे का स्वर्गीय परिवार फे में विकास विफल हो गया होता। हालांकि लिन युआन ये गारंटी नहीं दे सका कि 4000 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती ग्रे के लिए पर्याप्त होंगे। बहरहाल उसके पास अब स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती नहीं थे।
भले ही यह अपर्याप्त था, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था और केवल कुछ और करने में सक्षम नहीं था। एन ओवल 1 एन। भले ही ग्रे को कितने स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती की आवश्यकता थी, लिन युआन ने बॉक्स खोला और उसे ग्रे के सामने रख दिया ताकि वह जितनी जरूरत हो उतना ले सके। 5 मिनट के भीतर ग्रे बॉक्स के निचले भाग तक पहुंच गया और मौलिक ऊर्जा के लिए उसकी लालसा कम हो गई थी। लिन युआन द्वारा स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती पेश करने के बाद जो 7 कांस्य लीजेंड एलिमेंटल शेलफिश ने अभी अभी उत्पादित किए थे, ग्रे का अंडा फूट गया और पारदर्शी बादल दरारों से बाहर निकल आए। लिन युआन के सामने एक क्रेन उभरी और एक मनमोहक और आहत आवाज में कहा, पिताजी, मैंने बहुत सारे कीमती संसाधनों का उपयोग किया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं मौलिक ऊर्जा की अपनी आवश्यकता को नियंत्रित नहीं कर सका। लिन युआन हैरान था। वह अपने सभी साथियों को अपने बच्चों के समान मानता था। हालांकि ये पहली बार था कि उनमें से किसी ने उन्हें डेड कहा। इससे लिन युआन को एक अजीब एहसास हुआ। ग्रे वास्तव में एक स्वर्गीय परिवार फे था, क्योंकि वह उस क्षण से बोल सकता था जब वह पैदा हुआ था। ग्रे के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वह अपने खोल में रहते हुए भी सचेत था। चूंकि लिन युआन ने ग्रे को स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती दिए थे, इसलिए वह इसे दोष नहीं देगा। मैं ठीक हूँ ग्रे, जब तक मेरे पास कुछ बचा है, आप जितनी आवश्यकता हो उतने स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती का उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियाँ। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 1040 बादल वाला मौसम। फे एवोल्यूशन मचेंट। बादल छाए रहेंगे। प्लेवलूम रात के 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 1040 बादल छाए रहेंगे। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। सौभाग्य से आपको किसी और स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा मेरे पास आपके लिए पर्याप्त नहीं होता। पहले, यदि स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में सभी स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती का उपयोग किया गया था, तो लिन युआन के पास अभी भी भंडारण में कुछ होगा। लेकिन अब उसके पास 7 कांस्य लीजेंड एलिमेंटल शेलफिश द्वारा वर्तमान में उत्पादित किए जा रहे मोती के अलावा एक भी स्वर्गीय युवती श्रेणी का मौलिक मोती नहीं था। ग्रे ने सख्त लहजे में कहा, पिताजी, मैं आपसे प्यार करता हूँ। हल्की धुंध में लिपटी हुई क्रेन की आकृति लिन युआन की ओर बढ़ी और उसे जल्द ही अपनी बाहों में एक वजन महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि पंखों का एक जोड़ा उसके चारों ओर लिपटा हुआ है, लेकिन जब उसने नीचे देखा तो उसे केवल एक बादल दिखाई दे रहा था। जब उसने करीब से देखा तभी उसे क्रेन की आकृति दिखाई पड़ी। लिन युआन ग्रे की खुद को स्पष्ट करने की क्षमता से हैरान था। वह ग्रे के बहुत करीब था, लेकिन जब तक उसने ध्यान केंद्रित नहीं किया तब तक वह उसे नहीं देख सका। यदि ग्रे आकाश में उड़ रहा होता और बादलों के ढेर के बीच छिपा होता, तो निगरानी में कुशल लोग भी ग्रे को आसानी से नहीं देख पाते। लिन युआन ने यह देखने के लिए ग्रे के सच्चे डेटा की जांच करने का फैसला किया कि क्या ये वास्तव में इतनी शुद्ध आत्मा क्यूई और मौलिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद एक स्वर्गीय परिवार फे में बदल गया है। फे का नाम स्काई क्लाउडेड क्रेन। ई प्रजाति क्रेन प्रजाति लाल क्रेन प्रजाति। फे ग्रेड सामान्य 1/10। आई टाइप प्राकृतिक। फी गुणवत्ता सामान्य। क्षमताएं। बादल वाला मौसम शरीर स्वयं को बादल के रूप में प्रस्तुत करेगा और किसी भी मौसम के अनुकूल रहेगा। शरीर मौसम को अवशोषित कर सकता है। एक बार जब मौसम बादल में समाहित हो जाएगा तो यह एक नई क्षमता बन जाएगी। विकास से कोई नई योग्यता नहीं आएगी। लिन युआन की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वेन यू की जानकारी के अनुसार लिन युआन को पता था कि अगर यह स्वर्गीय परिवार फे है तो वह फी के प्रकार का उपयोग कर सकता है। सभी फे के बीच केवल हेवनली फैमिली फे ही प्राकृतिक प्रकार के थे। अब लिन युआन को यकीन था कि ग्रे वास्तव में एक स्वर्गीय परिवार फे था। लिन युआन को अंततः यह भी पता चल गया कि क्लाउडी वेदर की क्षमता के कारण ग्रे एक आकारहीन बादल जैसा दिखता है। बादल वाला मौसम सक्रिय और निष्क्रिय क्षमताओं को जोड़ सकता है। ग्रे का वर्तमान स्वरूप क्लाउडी वेदर की निष्क्रिय क्षमता थी और इसने लिन युआन को चकित कर दिया। हेवनली फैमिली फेज को विकसित होने के लिए केवल स्पिरिट क्यूई से कहीं अधिक की आवश्यकता थी। उन्हें प्राकृतिक दुनिया से भी ऊर्जा की आवश्यकता थी। यही कारण है कि हेवनली फैमिली फेज प्राकृतिक प्रकार के थे। उदाहरण के लिए, एक बार जब मदर ऑफ ब्लडबाथ स्काई सिंडियल जेड स्पाइडर में विकसित हो गया तो उसे सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होगी। स्काई सिंडियल जेड स्पाइडर के विपरीत ग्रे को विभिन्न मौसम स्थितियों से ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। मौसम की स्थितियों में साफ मौसम, बादल वाला मौसम, बरसात का मौसम, बर्फीला मौसम इत्यादि शामिल हो सकते हैं। फिर ग्रे को मौसम को अपने बादल में समाहित करने और एक नई क्षमता पैदा करने की आवश्यकता होगी। ये ग्रे को कई नई क्षमताएं बनाने की अनुमति देगा। सृजित की जा सकने वाली क्षमताओं की भी सीमाएं थीं। ग्रे के विकसित होने पर कोई नई क्षमताएं नहीं होंगी। ट्रू डेटा से लिन युआन को यह भी पता था कि बनाई गई क्षमताओं को लगातार मजबूत किया जा सकता है। यदि ग्रे ने एक ही प्रकार के मौसम को एक से अधिक बार अवशोषित किया तो उस प्रकार के मौसम से मिलने वाली क्षमता मजबूत हो जाएगी। जब लिन युआन ग्रे के सच्चे डेटा को देख रहा था तो उसे एक अजीब आध्यात्मिक उतार चढ़ाव महसूस हुआ। जल्द ही लिन युआन ने देखा कि उसके और ग्रे के बीच एक मजबूत संबंध बन गया था। लिन ग्रे की संकुचन की विधि थी। ग्रे के अंडे सेने से पहले लिन युआन ने अपनी हथेली को कई बार काटा था ताकि उसका खून ग्रे के खोल पर टपक सके। ऐसा इसलिए था ताकि ग्रे अपने वंश के प्रति एक लगाव बना ले और जब ऐसा हो तो वह उसके साथ एक अनुबंध बनाना चाहे। ग्रे पहला हेवनली फैमिली फे था जिसके साथ लिन युआन ने एक अनुबंध बनाया था। एक स्वर्गीय परिवार फे के रूप में ग्रे को पर्यावरण से ही एक इच्छाशक्ति रून को समझने की आवश्यकता थी। इसलिए लिन युआन को इसके लिए विलपावर रून तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी।
लिन युआन के दिमाग में उपलब्ध विल पावर रून्स में से कोई भी ग्रे के लिए उपयुक्त नहीं था। पिताजी, मैं वह मछली खाना चाहता हूँ जो आपने मुझे पिछली बार दी थी। ग्रे अपना अनुरोध करते समय काफ़ी शर्मिंदा लग रहा था, जैसे कि उसे लिन युआन से भोजन मांगने में शर्मिंदगी महसूस हो रही हो। लिन युआन ने जल्दी से एम्बर बटन के आकार के फिश स्टोरेज बॉक्स से मछली निकाली जिसे उसने ग्रे के लिए तैयार किया था। ग्रे को उसकी हड्डियों पर कुछ मांस डालने में मदद करने के लिए लिन युआन ने बहुत प्रयास किया था। उन्होंने मछली के बच्चों को औषधीय गुणों से भरपूर भोजन दिया था ताकि जब ग्रे मछली उन्हें खाए तो उन्हें उसका पोषण मिले। चूंकि ग्रे अचानक एक खोल में बदल गया था, लिन युआन ने उस मछली को संग्रहित किया था जिसे ग्रे ने खाना खत्म नहीं किया था। जब से ग्रे का विकास शुरू हुआ उसने खाना नहीं खाया। लिन युआन ने 10 मछलियों को जमीन पर लिटा दिया और कहा, ग्रे खोदो। यदि वे पर्याप्त नहीं हैं तो डायमंड फे भंडारण बॉक्स में अभी भी 20 और हैं। अब जब आपने परिवर्तन कर लिया है, आपका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है और आप और भी स्वादिष्ट भोजन खा सकेंगे। मैं अगले 2 दिनों में आपके लिए नया भोजन तैयार करूंगा। दिन। ग्रे ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया, धन्यवाद पिताजी, मैं खाना शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे ही ग्रे उड़ गया, लिन युआन को अपने हाथों में वजन उठा हुआ महसूस हुआ। बादल मछली के चारों ओर उड़ गया और एक मछली जल्द ही गायब हो गई। जिस क्षण मछली में से एक गायब हो गई, लिन युआन की नज़र एक चलती हुई क्रेन की छाया पर पड़ी। ग्रे ने जल्द ही 10 मछलियों को निगल लिया। लिन युआन बता सकता था कि ग्रे का पेट नहीं भरा था, लेकिन वह ऐसा कहने में बहुत शर्मिंदा था। जैसे उसने बाकी मछलियां बेसिन में डाल दी। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां। संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 1041 एक साफ दिन की चमक और एक बादल वाले दिन का अंधेरा। फे एवोल्यूशन मचेंट C1041 एक साफ दिन की चमक और एक बादल वाले दिन का अंधेरा। प्लेवलूम रात के 12 बजे, रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 1041 एक साफ दिन की चमक और एक बादल वाले दिन का अंधेरा। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। अब जब ग्रे ने 14 मछलियां खा लीं तो लिन युआन के दिमाग में एक सवाल आया। इतना खाने के बाद ग्रे सारा खाना कैसे खत्म कर देगा? क्या अचानक आसमान से मलका ढेर गिर जाएगा? जब लिन युआन सोच रहा था, ग्रे ने खाना बंद कर दिया और कहा, पिताजी, मेरा पेट बहुत भर गया है, मैं थोड़ी देर के लिए उड़ान भरने जा रहा हूँ। लिन युआन ने ग्रे को स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से बाहर लाया। जलमग्न बार ड्रैगन झील पर काम कर रहे स्पिरिट शिल्पकारों ने लिन युआन को देखा। अब उसके बगल में एक युवा जलपरी और एक बादल था। पिताजी, अब आसमान साफ है, मैं साफ मौसम खाना चाहता हूँ, ग्रे ने कहा। लिन युआन मुस्कुराया। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह अपनी शक्ति बढ़ाने की इच्छा रखने वाले ग्रे के खिलाफ हो। वह देखना चाहता था कि ग्रे द्वारा अवशोषित मौसम की घटनाओं के बाद क्या परिवर्तन होंगे। ग्रे चीखने लगा और साफ आसमान से प्रकाश की एक किरण निकली। प्रकाश की किरण के भीतर साफ आसमान की सारी सुंदरता समाहित थी और लिन युआन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह साफ आसमान के अंतहीन विस्तार को देख रहा हो। ग्रे का बादल मूलतः 5 वर्ग मीटर के आसपास था, लेकिन अब यह एक बादल जैसा लग रहा था जो आसमान से उतरा था और 100 वर्ग मीटर तक फैल गया था। जैसे ही ग्रे ने प्रकाश को अवशोषित किया, लिन युआन ग्रे के बादल को धुंधला करते हुए साफ आसमान की सुंदरता देख सकता था। हालांकि ग्रे उस प्रकाश को अवशोषित करने के बाद संतुष्ट नहीं लग रहा था और वह जितना संभव हो सके उतना प्रकाश अवशोषित करता रहा। ग्रे के भीतर साफ आसमान की सुंदरता भारी होती दिख रही थी। लिन युआन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन उन्होंने ये देखने के लिए जांच नहीं की कि ग्रे ने क्या क्षमता हासिल की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रे ने कितनी क्षमता हासिल कर ली है या वह कितना मजबूत है। लिन युआन अत्यधिक खुश नहीं होगा क्योंकि ग्रे के बादल को उस प्रकार के मौसम की आभा प्राप्त होगी। इसलिए ग्रे खुद को अस्पष्ट करने की क्षमता खो देगा। यदि बरसात का दिन होता तो ग्रे का बादल बाकी परिवेश से अलग दिखता और हर किसी का ध्यान आकर्षित करता। इसके अलावा यदि ग्रे ने बरसात और बर्फीले मौसम को अवशोषित कर लिया होता तो यह और भी प्रमुख हो जाता। हालांकि लिन युआन ग्रे को मौसम को अवशोषित करने से नहीं रोक सका क्योंकि इससे ग्रे विकसित होने में असमर्थ हो जाता। इतने साफ मौसम को अवशोषित करने के बाद ग्रे सामान्य से सामान्य एलीट में विकसित हो गया था। लिन युआन को आश्चर्य हुआ कि क्या उससे गलती हुई थी या आसमान गहरा हो गया था। मौसम में बदलाव से ग्रे स्पष्ट रूप से प्रसन्न थे। जैसे ही आसमान में अंधेरा छा गया, प्रकाश की एक गहरी धूसर किरण उतरी। ग्रे ने तुरंत प्रकाश की पारभासी ग्रे किरण को अवशोषित कर लिया। अब ग्रे के बादल के भीतर भी बादल छा गया था। लिन युआन ने भौहें उठाईं। कोई यह नहीं कह सकता था कि ग्रे ने चढ़ा था। साफ आसमान को अवशोषित करने के बाद भी ग्रे अभी भी आकाश में घुल मिल सकता है, लेकिन बादलों वाले आकाश को भी अवशोषित करने के बाद ग्रे आकाश में दिखाई देगा। लिन युआन ने 2 प्रकार के मौसम को अवशोषित करने से ग्रे द्वारा प्राप्त क्षमताओं की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। स्पष्ट दिन की चमक, बादलों से ढके क्षेत्र में या मौसम को साफ आसमान में बदलने के बाद क्षेत्र के सभी जीवन रूपों पर स्पष्ट मौसम की छाप अंकित हो जाएगी। मैत्रीपूर्ण जीवन रूपों की प्रकाश प्रकार की क्षमताएं अधिक क्षति उत्पन्न करने में सक्षम होंगी, जबकि शत्रु, जलन और अन्य नकारात्मक प्रभाव। 2. बादल वाले दिन का अंधेरा। बादलों से ढके क्षेत्र में या उस या बादल वाले दिन में मौसम बदलने के बाद क्षेत्र के सभी जीवन रूपों पर बादल मौसम की छाप अंकित हो जाएगी। मैत्रीपूर्ण जीवन रूपों के अंधेरे प्रकार की क्षमताएं अधिक नुकसान उत्पन्न करने में सक्षम होंगी, जबकि दुश्मनों को भ्रम, भय और पीड़ा होगी। अन्य नकारात्मक प्रभाव। जब लिन युआन ने 2 क्षमताओं को देखा तो वह बहुत खुश हुआ क्योंकि उन सभी ने उसके दुश्मनों को कमजोर करते हुए उसे फायदा पहुंचाया। 2. बादलों के नीचे सब कुछ उसका क्षेत्र होगा और क्षमताओं का उपयोग एक दूसरे के ऊपर किया जा सकता है।
एक साफ मौसम की छाप के साथ उसे डरने की जरूरत नहीं होगी कि क्षमताएं एक दूसरे का मुकाबला करेंगी। क्लियर डे की चमक चिमी के साथ बहुत अनुकूल थी क्योंकि बाथर्ड इन लाइट अन्य जीवन रूपों को जल्दी से ठीक करने में सक्षम होगी, साथ ही चिमी की प्रकाश प्रकार की क्षमताओं से होने वाले नुकसान को भी बढ़ाएगी। यदि स्पष्ट दिन की चमक मजबूत हो सकती है तो चिमी तब तक नहीं मरेगी जब तक उसके पास पर्याप्त स्पिरिट क्यूई है और वह अपनी रक्त लॉकिंग और बाथर्ड इन लाइट क्षमताओं का उपयोग करता है। बादल वाले दिन का अंधेरा लिन युआन के लिए और भी अधिक उपयोगी था। हालांकि लिन युआन के पास कोई डार्क टाइप भी नहीं था, पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के स्कट कानून में से कई डार्क टाइप थे और डार्क डेथ वर्ल्ड भी डार्क टाइप था। जब लिन युआन क्लाउडी डे के अंधेरे के साथ नाइट क्रो विदर अटैक का उपयोग करेगा तो वह अधिक नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगा। उन्हें डार्कनेस ऑफ ए क्लाउडी डे के उपयोग के साथ होने वाला भ्रम और भय भी वास्तव में पसंद आया। भ्रम प्रतिद्वंद्वी की दिशा की समझ को कम कर देगा, जबकि डर उनकी लड़ाई की भावना को कम कर देगा। हालांकि ये दोनों प्रभाव समूह लड़ाई के दौरान महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा नहीं करेंगे, लेकिन विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के दौरान ये पासा पलटने में सक्षम हो सकते हैं। लिन युआन इन दो क्षमताओं से जितना खुश था, वह अभी भी ग्रे की अस्पष्ट क्षमता खोने के बारे में थोड़ा उदास था। लिन युआन ने देखा कि काले बादल एक साथ इकट्ठा हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय बर्फ गिरने वाली है। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट अध्याय 1042 अपने साथ बर्फ में पूरी रात बिताएं। फे इवोल्यूशन मचेंट अपने साथ बर्फ में पूरी रात बिताएं। प्लेवलूम रात के 12 बजे रात के 12:44 ट्रू विद फुल स्क्रीन। अध्याय 1042 पूरी रात बर्फ में अपने साथ बिताओ। अनुवादक एटलिस स्टूडियो संपादक एटलिस स्टूडियो। 10 मिनट के अंतराल में साफ मौसम बादल वाले मौसम और फिर बर्फीले मौसम में बदल गया। मौसम में ऐसे बदलाव होने में आमतौर पर 1 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार इस त्वरित विकास को ग्रे से जोड़ा जाना था। हालांकि लिन युआन को उम्मीद थी कि बर्फबारी होगी ताकि ग्रे तीसरी क्षमता हासिल करने में सक्षम हो सके। लिन युआन ने स्पिरिट कारीगरों के स्तब्ध भावों को नजरअंदाज कर दिया और अपने सोर्स सैंड को एक कुर्सी बनाने का निर्देश दिया। वह कुर्सी पर बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। आकाश घने काले बादलों से भरा हुआ था और लिन युआन को आश्चर्य हुआ कि क्या बर्फ पूरी रात टिकी रहेगी। लिन युआन ने पूरी रात ग्रे के साथ यहाँ रुकने की योजना बनाई क्योंकि इसने बर्फीले मौसम को अवशोषित कर लिया था। वह ये देखना चाहता था कि क्या नॉर्मल आईएक्स फ्लॉलेस ग्रे कांस्य ग्रेड की ओर विकसित होने पर एक और क्षमता हासिल करने में सक्षम होगा। जल्द ही पंख जैसी बर्फ नीचे गिरी और जमीन पर गिरने से पहले लिन युआन के कंधों पर गिरी। लिन युआन ने अपना फोन निकाला और ब्लेडबात की मां को फोन किया। गार्डिये बैंक्वेट में भाग लेने के बाद उनका संबोधन सभी शीर्ष गुटों को बता दिया गया था। लॉन्गतू की जोरदार और बेबाक यात्रा ने कई दिग्गजों और शीर्ष गुटों का ध्यान आकर्षित किया था। अब निश्चित रूप से अनुभवी और शीर्ष गुट थे जो चारों ओर ताक झांक कर रहे थे। आसमान में अंधेरा छा गया था लेकिन अभी रात नहीं हुई थी, इसलिए ग्रे का बादल अभी भी उतना अधिक खड़ा नहीं था। लेकिन एक बार जब रात का समय हो गया तो जो कोई भी ऊपर देखता वह तुरंत बता सकता था कि ग्रे का बादल अन्य बादलों से अलग था। लिन युआन ने रक्तबीज की माता को आकाश को छाया देने के लिए अपने रक्त कानून का उपयोग करने का निर्देश देने की योजना बनाई। यदि वे जासूसी करने वाले अनुभवी और शीर्ष गुट इस बात को लेकर उत्सुक थे कि रक्तबीज की माता इस क्षेत्र पर क्यों छाया कर रही है, तो वे चंद्रमा महारानी के शिष्य को नाराज करने के डर से रक्तबीज की माता के रक्त कानून को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। कॉल के बाद एक लाल फ्लैश हुआ और ब्लेडबात की मां लिन युआन के पास दिखाई दी। लिन युआन ने कहा, रक्तबीज की मां, फारवे हवेली से वापसी के ऊपर एक शेड बनाओ, किसी को भी ये देखने मत दो कि अंदर क्या हो रहा है। रक्तबीज की मां ने तुरंत आकाश में छलांग लगा दी और उसकी सुजवेंट में थकाई की आभा उसमें से फूट पड़ी। रक्त कानून ने एक बाधा का निर्माण किया जिसने फारवे हवेली से वापसी को घेर लिया। लिन युआन ने शायद ही कभी रक्तबीज की मां को परेशान किया हो, इसलिए रक्तबीज की मां को पता था कि लिन युआन के पास एक अच्छा कारण होना चाहिए। जब ग्रे ने रूपांतरित किया तो उसे पहले से ही अजीब आभा का एहसास हो गया था। सबसे पहले रक्तबीज की मां ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन जब ब्लेडबात की मां को एहसास हुआ कि अजीब बादल बर्फीले मौसम से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चूंकि इसके भीतर स्काई सेंडाइल जेड स्पाइडर रक्तरेखा थी, इसलिए यह हेवनली फैमिली फेस के बारे में दूसरों की तुलना में अधिक जानता था। इस प्रकार जल्द ही यह पता चल गया कि एक स्वर्गीय परिवार फे ने इस अजीब बादल का निर्माण किया है। इसकी आभा से देखते हुए रक्तबीज की मां को पता था कि यह स्वर्गीय परिवार फे बल्कि कमजोर था। जाहिर तौर पर लिन युआन फारवे हवेली से वापसी के चारों ओर एक अवरोध लगाना चाहता था ताकि किसी और को यह एहसास न हो कि वहां एक स्वर्गीय परिवार फे मौजूद था। क्या ये स्वर्गीय परिवार फे लिन युआन का फे हो सकता है? रक्तबीज की मां के सारे बाल खड़े हो गए। यदि यह सत्य होता तो लिन युआन की वृद्धि को केवल खगोलीय ही कहा जा सकता था। इसने चंद्रमा महारानी से एक स्वर्गीय परिवार फे की आभा को महसूस किया था, जो दर्शाता है कि चंद्रमा महारानी के पास एक स्वर्गीय परिवार फे था। लेकिन फिर भी चंद्रमा महारानी को लिन युआन को स्वर्गीय पारिवारिक फे देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चूंकि यह मामला लिन युआन के स्वर्गीय परिवार फे से संबंधित था, रक्तबीज की मां केवल सावधानी से चल सकती थी। इसने अपने रक्त कानून को सक्रिय करने और रिटर्न फ्रॉम फारवे मैंशन के आसपास के सभी विशेषज्ञों को डराने धमकाने से रोकने के लिए अपना सारा प्रयास लगा दिया। कुछ ही समय बाद मदर ऑफ ब्लेडबात को उन विशेषज्ञों से संदेश मिला। विशेषज्ञ लिन युआन की पहचान से भयभीत थे और जब उन्हें मदर ऑफ ब्लेडबात की चेतावनी मिली तो उन्होंने फारवे मैंशन के आसपास से जल्द ही वापसी छोड़ दी। लिन युआन चुपचाप ग्रे को देखता रहा क्योंकि उसने बर्फीले मौसम को अवशोषित कर लिया था।
जैसे ही बर्फ के टुकड़े नीचे गिर रहे थे, लिन युआन को याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार वह कब बैठा था और एक प्राकृतिक आश्चर्य की चीख से प्रशंसा की थी। जब वह रेडबर्ड सिटी में था तो समय मिलने पर वह अक्सर खिड़की के पास बैठता था और रात के दृश्यों को देखता था। फार्मे हवेली से हमेशा फलने फूलने वाला रिटर्न भी बर्फ की परत से ढका हुआ था। बर्फबारी भारी लग रही थी, लेकिन यह वसंत था, इसलिए गिरी हुई बर्फ जल्दी पिघल गई। ऐसा तभी होता है जब पहले गिरी बर्फ से जमीन का तापमान कम हो जाता है, तभी बाद में गिरी बर्फ टिक पाती है। इस भारी बर्फबारी के बाद रॉयल कैपिटल का ठंडा होना निश्चित था और वसंत में भी लगभग एक सप्ताह की देरी होगी। लिन युआन को अचानक प्लम ब्लॉसम शाखा विक्रेताओं के बारे में याद आया। ये बर्फ निश्चित रूप से उन्हें प्रसन्न करेगी और उन्हें कम से कम 2 सप्ताह तक व्यापार मिलेगा। जब लिन युआन ने बर्फ को देखा तो उसे बेहद संतुष्टि महसूस हुई और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन धीरे धीरे गाना शुरू कर दिया। हालांकि लिन युआन गायन में कुशल नहीं था, फिर भी वह धुन पर बना रह सकता था। अन्यथा वह चिमी को गाना नहीं सिखा पाता। चिमी को गाने लिखना नहीं आता था और उसने केवल वही गाने सीखे जो लिन युआन ने पहले गाए थे। उसे आखिरी बार गाए हुए कुछ समय हो गया था और उसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। बहरहाल उनकी आवाज़ जवानी के जोश में डूबी हुई थी। लिन युआन को गाते हुए सुनकर ब्लिदबात की मां आश्चर्यचकित रह गई। प्रेम, अलगाव और दृढ़ता लिन युआन के गीत में व्याप्त है। ब्लिदबात की मां एक भी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकती थी जिसमें लिन युआन की रुचि हो। ये भी पता चला कि चिमी स्पैरो वॉयस लोली देवी थी और अक्सर चिमी की लाइव स्ट्रीम सुनती थी। ब्लिदबात की मां ने चिमी से यह भी पूछा था कि उसके गाने कहाँ से आए, और जवाब हमेशा यही था कि लिन युआन ने गाने सिखाए थे। ब्लिदबात की मां को अचानक एहसास हुआ कि चिमी द्वारा गाए गए अधिकांश गीत भी प्रेम के बारे में थे। क्या लिन युआन एक विकृत निराशाजनक रोमांटिक हो सकता है? 3 रक्तबीज की मां ने तुरंत अपना सिर हिलाया। अकेले भेड़िए लिन युआन के लिए यह असंभव था। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 1043 जेड अनुबंध फे एवोल्यूशन मचेंट जेड अनुबंध। प्लेवलूम रात के 12 बजे 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 1043 जेड अनुबंध। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। लिन युआन को नहीं पता था कि रक्तबीज की मां क्या सोच रही थी। अगर उसने ऐसा किया तो उसे बेहद अन्याय महसूस होगा। वह कैसे एक विकृत निराशाजनक रोमांटिक था। यदि वह होता तो वह अभी भी अकेला नहीं होता। लिन युआन पूरी रात बर्फ में बैठा रहा। उन्होंने देखा कि ग्रे ने बर्फीले मौसम और बादल वाले मौसम दोनों को एक साथ अवशोषित कर लिया। दोनों प्रकार के मौसम के बीच कोई टकराव नहीं था। अब ग्रे एलीट IX एपिक में विकसित हो गया था। कांस्य ग्रेड तक विकसित होने के लिए इसे केवल एक और कदम की आवश्यकता थी। रात लगभग खत्म हो चुकी थी और आसमान धीरे धीरे उजला होता जा रहा था। ग्रे को अवशोषित करने के लिए कम बादल वाला मौसम था, इसके बजाय इसे सोखने के लिए अब अधिक साफ मौसम था। आसमान लगभग पूरी तरह से उजला था और बर्फबारी धीरे धीरे कम हो गई थी। ग्रे अब एलीट X एपिक था और इसके बादल का अचानक विस्तार हुआ। इसमें अब लिन युआन के लिए चुनने के लिए 3 विशिष्ट कौशल भी थे। इससे लिन युआन को पता चल गया कि ग्रे कांस्य ग्रेड में विकसित हो गया है। लिन युआन ने अपनी मुद्रा सीधी की और गंभीरता से पहले विशेष कौशल को देखा। अंतहीन बादल। जब बादल पतला हो जाता है तो यह अपने बादल द्वारा कवर किए गए क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक बादलों के साथ विलय और नियंत्रण कर सकता है। लिन युआन ने उसकी कनपटी पर झुंझलाहट से मालिश की। पहले एंडलेस क्लाउड ने लिन युआन के साथ सभी सही तालमेल बिठाए होते। वह चाहता था कि जीनियस वेन्यू और ग्रे को जोड़ने के लिए कनेक्टेड टेल्स का उपयोग करे ताकि वेन्यू ग्रे के बादलों में छिपने में सक्षम हो सके और बाहर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए यह हेवन सीक्रेट्स का उपयोग कर सके। एंडलेस क्लाउड्स इस विचार को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में सक्षम होंगे। लेकिन अब 3 तरह के मौसम के साथ ग्रे एक चमकती ट्रैफिक लाइट की तरह था। यदि इसके बादल का विस्तार हुआ तो यह और अधिक अलग दिखाई देगा। इसलिए लिन युआन ने पहला विशिष्ट कौशल छोड़ दिया। जैसे जैसे ग्रे ने अपनी शक्ति बढ़ाई, उसका बादल भी बड़ा होता गया। लिन युआन दूसरे विशिष्ट कौशल की ओर आगे बढ़े। बहते बादल। निर्वाण बादल कभी नहीं मिटेगा और उसका जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। यदि शरीर को मार दिया जाता है लेकिन बादल का एक टुकड़ा शेष रह जाता है तो बादल एक अंडे में बदल जाएगा जो अंततः फूटेगा और पुनर्जीवित होगा। लिन युआन ने दूसरे विशिष्ट कौशल पर भौहें चढ़ा दी क्योंकि यह उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल था। अब ग्रे को पहचानना बेहद आसान हो गया था। यदि उसके मजबूत होने से पहले उस पर हमला किया जाता तो संभवतः उसकी जान चली जाती। हालांकि फ्लोइंग क्लाउड्स निर्वाण से ग्रे के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। लिन युआन ने फैसला किया कि यदि तीसरा विशेष कौशल पहले विशेष कौशल के समान ही बेकार था या यदि यह अनुपयोगी था तो वह फ्लोइंग क्लाउड्स निर्वाण को चुनेंगे। जब लिन युआन ने तीसरा विशिष्ट कौशल देखा तो वह तुरंत हंसने लगा। उड़े अनुबंध। हर प्रकार के मौसम को जेड में समाहित कर संघनित करें। जेड पंखों को सजाएगा। एक बार जब मौसम जेड सजावट में बदल जाता है तो बादल उस मौसम की आभा को बरकरार नहीं रखेगा। जब जेड सजावट सक्रिय हो जाएगी तो हर प्रकार का मौसम जेड जानवर में बदल जाएगा। तीसरे विशिष्ट कौशल ने उस समस्या को हल कर दिया जिससे लिन युआन तब से जूझ रहा था जब से ग्रे ने मौसम की घटनाओं को अवशोषित करना शुरू किया था। जेड कॉन्ट्रैक्ट के साथ ग्रे अन्य बादलों के साथ घुलने मिलने में सक्षम होगा और फ्लोटिंग आइलैंड वेल और डार्क ब्लू को भी ढाल देगा। इसके अलावा जेड कॉन्ट्रैक्ट ने ग्रे को एक नई लड़ाई तकनीक भी दी। ग्रे एक स्पिरिट QE प्रोफेशनल की तरह होगा जबकि मौसम के प्रकार इसके लिए खतरा बन जाएंगे। यह अपने जेड जानवरों को विकसित करने के लिए अलग अलग मौसम को अवशोषित करने में सक्षम होगा।
अब ग्रे अपने दुश्मनों को कमजोर करने के साथ साथ खुद को मजबूत करके आमने सामने लड़ने में भी सक्षम होगा। स्वाभाविक रूप से जेड कॉन्ट्रैक्ट की भी अपनी कमजोरियां थीं। जेड अनुबंध के परिणामस्वरूप जेड एक्सेसरीज ग्रे पर प्रदर्शित होंगी। ग्रे जितने अधिक प्रकार के मौसम को अवशोषित करेगा उसे उतने ही अधिक सहायक उपकरण प्राप्त होंगे। इससे ग्रे और भी अधिक अलग दिखाई देगा। सौभाग्य से ग्रे भी अपने बादल में खुद को अस्पष्ट कर सकता है। ऐसे में इसके शरीर पर मौजूद सभी सामानों के साथ भी इसे पहचानना मुश्किल होगा। ग्रे के शरीर पर जेड एक्सेसरीज से लिन युआन के लिए ग्रे की गतिविधियों का अनुसरण करना भी आसान हो जाएगा। लिन युआन द्वारा जेड कॉन्ट्रैक्ट को ग्रे के विशिष्ट कौशल के रूप में चुनने के बाद आकाश में बादल छंट गए। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया इसने अंततः 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया। सूर्य के आकार की पीली जेड सहायक वस्तु, चंद्रमा के आकार का बैंगनी क्रिस्टल और उस पर बर्फ के टुकड़े के आकार का नीला क्रिस्टल के साथ एक ट्रेन का सिलहुट बादल से उभरा। लिन युआन को पता था कि ग्रे उसकी ओर उड़ रहा था और उसने उसे पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैला दीं। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि विकसित होने के बावजूद यह अधिक भारी नहीं हुआ है। बर्फीले मौसम को झेलने के बाद ग्रे ने एक नई क्षमता हासिल की। जमे हुए बर्फीले दिन बादलों से ढके क्षेत्र में या मौसम के बर्फीले हो जाने के बाद सभी जीवन रूपों को बर्फीले मौसम की छाप के साथ ब्रांड किया जाएगा। मैत्रीपूर्ण जीवन रूप अधिक शक्तिशाली बर्फ प्रकार के हमले करने में सक्षम होंगे और जल प्रकार की क्षमताएं भी बर्फ प्रकार की बन सकती हैं। दुश्मन जम जाएगा, सुन्न हो जाएगा और अन्य नकारात्मक प्रभावों का अनुभव करेगा। अग्नि प्रकार के प्रभाव भी कम प्रभावी हो जाएंगे। लिन युआन को नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रे ने साफ मौसम और बादल वाले मौसम की तुलना में अधिक बर्फीले मौसम को अवशोषित किया था, लेकिन फ्रोजन स्ट्रोई डे के प्रभाव सनी डे की चमक और क्लाउडी डे के अंधेरे की तुलना में अधिक विस्तृत थे। लिन युआन ने तुरंत डार्क ब्लू के बारे में सोचा। यदि फ्रोजन स्ट्रोई डे जल प्रकार की क्षमताओं को बर्फ प्रकार में बदल सकता है तो जब डार्क ब्लू ने रुके हुए प्रवाह का उपयोग किया तो नीचे गिरने वाला झरना बर्फ का पहाड़ बन जाएगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन उपन्यास फे इवोल्यूशन मचेंट। अध्याय 1044 मौलिक शंख वाला व्यक्ति यहाँ है। फे इवोल्यूशन मचेंट C1044 मौलिक शंख वाला व्यक्ति यहाँ है। प्लेवलूम रात के 12 बजे 12:44 ट्रू विथ फुल स्क्रीन। अध्याय 1044 मौलिक शंख वाला व्यक्ति यहाँ है। अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। पानी के खंभे प्रभाव पड़ने पर तितर बितर हो जाएंगे और अपनी अधिकांश शक्ति खो देंगे। हालांकि बर्फ के खंभे अपना सारा प्रभाव एक ही स्थान पर केंद्रित करेंगे और अधिकतम क्षति पहुंचाएंगे। डार्क ब्लू सिरे में हेरफेर भी कर सकता है ताकि वह नुकीला और नुकीला हो, जिससे बर्फ का स्तंभ एक विशाल तीर में बदल जाए। लिन युआन ग्रे और डार्क ब्लू को एक साथ काम करते देखने के लिए उत्सुक था। जैसे ही ग्रे लिन युआन की बाहों में घुमा उसने कहा, ग्रे जेड कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करें और सभी जेड जानवरों को बुलाएं। ग्रे तुरंत लिन युआन की बाहों से उड़ गया और उसके शरीर पर 3 जेड सजावट जल उठी। जल्द ही सूरज के आकार की पीली जेड से पूंछ के लिए आग की लपटों वाला एक पक्षी प्रकार का पक्षी निकला। चंद्रमा के आकार की बैंगनी जेड से काले पैटर्न और बैंगनी धारियों वाला एक हिरण के आकार का पक्षी उभरा। पूरे शरीर पर बर्फ के क्रिस्टल के साथ एक कछुआ प्रजाति का जीव बर्फ के टुकड़े के आकार की नीली जेड से उभरा। लिन युआन ने देखा कि ज्वलंत पक्षी दृढ़ता से युद्ध के लिए तैयार था, जबकि हिरण के आकार के फी में मजबूत नियंत्रण क्षमताएं थीं और कछुए की प्रजाति का फी बचाव के लिए बर्फ के क्रिस्टल का उपयोग कर सकता था। हालांकि ग्रे को केवल 3 प्रकार के मौसम मिले थे, वह पहले से ही आक्रमण और बचाव के लिए तैयार था। लेकिन चूंकि ग्रे का ग्रेड उच्च नहीं था और उसने अधिक मौसम को अवशोषित नहीं किया था, जेड जानवर बहुत मजबूत नहीं थे। बहरहाल ग्रे की शक्तियां पहले से ही अन्य सिल्वर फी से कहीं अधिक थीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रे एक स्वर्गीय परिवार था, ये बहुत मजबूत था। लिन युआन ने ग्रे के ट्रू डेटा को ध्यान से देखा। फे का नाम स्काई क्लाउडेड क्रेन, बे प्रजाति क्रेन प्रजाति, लाल क्रेन प्रजाति। स्पिरिट लाइफ फॉर्म ग्रेड कांस्य 1/10। फे प्रकार प्राकृतिक। फी गुणवत्ता सामान्य। क्षमताएं बादल वाला मौसम, शरीर खुद को बादल के रूप में प्रस्तुत करेगा और किसी भी मौसम के अनुकूल रहेगा। शरीर मौसम को अवशोषित कर सकता है। एक बार जब मौसम बादल में समाहित हो जाएगा तो यह एक नई क्षमता बन जाएगी। विकास से कोई नई योग्यता नहीं आएगी। स्पष्ट दिन की चमक बादलों से ढके क्षेत्र में या मौसम को साफ आसमान में बदलने के बाद क्षेत्र के सभी जीवन रूपों पर स्पष्ट मौसम की छाप अंकित हो जाएगी। मैत्रीपूर्ण जीवन रूपों की प्रकाश प्रकार की क्षमताएं अधिक क्षति उत्पन्न करने में सक्षम होंगी, जबकि शत्रु, जलन और अन्य नकारात्मक प्रभाव। बादल वाले दिन का अंधेरा बादलों से ढके क्षेत्र में या उस या बादल वाले दिन में मौसम बदलने के बाद क्षेत्र के सभी जीवन रूपों पर बादल मौसम की छाप अंकित हो जाएगी। मैत्रीपूर्ण जीवन रूपों के अंधेरे प्रकार की क्षमताएं अधिक नुकसान उत्पन्न करने में सक्षम होंगी, जबकि दुश्मनों को भ्रम, भय और पीड़ा होगी। अन्य नकारात्मक प्रभाव। जमे हुए बर्फीले दिन बादलों से ढके क्षेत्र में या मौसम के बर्फीले हो जाने के बाद सभी जीवन रूपों को बर्फीले मौसम की छाप के साथ ब्रांड किया जाएगा। मैत्रीपूर्ण जीवन रूप अधिक शक्तिशाली बर्फ प्रकार के हमले करने में सक्षम होंगे और जल प्रकार की क्षमताएं भी बर्फ प्रकार की बन सकती हैं। दुश्मन जम जाएगा, सुन्न हो जाएगा और अन्य नकारात्मक प्रभावों का अनुभव करेगा। अग्नि प्रकार के प्रभाव भी कम प्रभावी हो जाएंगे। विशिष्ट कौशल। जेड अनुबंध हर प्रकार के मौसम को जेड में समाहित कर संघनित करें। जेड पंखों को सजाएगा। एक बार जब मौसम जेड सजावट में बदल जाता है तो बादल उस मौसम की आभा को बरकरार नहीं रखेगा। जब जेड सजावट सक्रिय हो जाएगी तो हर प्रकार का मौसम जेड जानवर में बदल जाएगा। ट्रू डेटा के अनुसार ग्रे अभी भी केवल सामान्य गुणवत्ता का था।
हालांकि लिन युआन चिंतित नहीं था क्योंकि अधिक मौसम को अवशोषित करने के बाद इसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। अब चूंकि ग्रे के पास जेड कॉन्ट्रैक्ट था, यह बादल होने पर उतना अधिक खड़ा नहीं होता। लिन युआन ने ग्रे को साफ मौसम का आनंद लेना जारी रखने के लिए फार्वे मैंशन से रिटर्न के ऊपर रहने का निर्देश दिया। ग्रे के आकाश में उड़ने के बाद ब्लडबाथ की मां भी जाने के लिए स्वतंत्र थी। ब्लड ब्रू अंगूर में रक्त ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए ब्लडबाथ की मां प्रशिक्षण कक्ष में लौट आई। लिन युआन सीट पर वापस बैठ गया और वास्तविकता का सामना करने से खुद को नहीं रोक सका। जैसे ही वह सोचने लगा, उसने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ से पकड़ लिया। जब उसके पास पर्याप्त मात्रा में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती होते थे तो वह हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता था। उन्होंने जोंगजे, गुलैंग, लॉन्गताओ और बाकी गुटों को सभी उच्च श्रेणी के क्रिएशन मास्टर संसाधनों और स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की आपूर्ति करने का वादा किया था जिनकी उन्हें जरूरत थी। लिन युआन ने हमेशा यिनलिन से कहा था कि जब वह व्यापार के लिए आएगी तो वह जितने स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती की आवश्यकता होगी ऑर्डर कर सकती है। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भूमिका विलासिता के सामान की थी और उन्हें महत्वपूर्ण संख्या में स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की भी आवश्यकता होगी। जब लू पिनरू और वेन यू पिनरू होम की स्थापना कर रहे थे तो लिन युआन ने वेन यू को कस्टम सेवाएं प्रदान करने और उनके मूल्य को बढ़ाने के लिए स्पिरिट क्यूई कपड़ों पर सहायक उपकरण के रूप में स्वर्गीय युवती ग्रेड के मौलिक मोती जोड़ने का सुझाव दिया था। लिन युआन ने लिसन को परचेज विद नो लॉस स्टोर का प्रबंधन करने की भी अनुमति दी थी और उसे समूह कल्याण के रूप में हर दिन स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती प्रदान करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा फ्लोटिंग आइलैंड वेल, डार्क ब्लू और किल फूड स्काई बटरफ्लाई में से प्रत्येक को बड़ी संख्या में मौलिक मोतियों की आवश्यकता थी। वर्तमान में लिन युआन को मौलिक मोतियों का एक पहाड़ उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। अब जब ग्रे एक स्वर्गीय परिवार फे में बदल गया था, लिन युआन के पास स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती नहीं थे। हालांकि 7 कांस्य लीजेंड एलिमेंटल शेलफिश लगातार मौलिक मोती का उत्पादन कर रहे थे, लेकिन उनकी उत्पादन दर में स्पष्ट रूप से कमी थी। स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र हाल ही में विकसित हुआ था और स्पिरिट क्यूई की सांद्रता इस हद तक बढ़ गई थी कि यह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र की आवश्यकता से कहीं अधिक थी। इसलिए लिन युआन ने कुछ और शिशु एलिमेंटल शेलफिश प्राप्त करने का निर्णय लिया। लेकिन पिछले फोन कॉल में गाओ फैंग ने कहा था कि पानी की दुनिया के आयामी दरार से बहने वाली आत्मा क्यूई की लहर ने सभी शिशु एलिमेंटल शेलफिश को विस्फोटक पल शेलफिश में विकसित किया था। ऐसे में अब शिशु एलिमेंटल शेलफिश प्राप्त करना बेहद कठिन था। यही कारण है कि स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की कीमत हाल ही में बढ़ गई थी। उसने आह भरी, चाहे एलिमेंटल शेलफिश प्राप्त करना कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे कुछ तो हासिल करना ही होगा। यदि वह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में अन्य 7 कांस्य लीजेंड एलिमेंटल शेलफिश प्राप्त कर सकता है तो वह स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोतियों के उत्पादन को दोगुना करने में सक्षम होगा। भले ही भविष्य में उसके पास फिर से मौलिक मोती खत्म हो जाएं, उसे अपना स्टॉक जल्दी से पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। जब लिन युआन शिशु एलिमेंटल शेलफिश को प्राप्त करने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उसका फोन बज उठा। जब उसने देखा कि कौन बुला रहा है, लिन युआन तुरंत मुस्कुराया। ये वह व्यक्ति था जो उसे शिशु एलिमेंटल शेलफिश देगा। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां, संपर्क करें, टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास बिन, उपन्यास फे एवोल्यूशन मचेंट, अध्याय 1045 स्वर्गीय पारिवारिक कुटिया, फे एवोल्यूशन मचेंट, C1045 हेवनली फैमिली कॉटेज, प्लेवलूम रात के 12 बजे ट्रूविड फुल स्क्रीन। अध्याय 1045 स्वर्गीय पारिवारिक कुटिया, अनुवादक एटलिस स्टूडियो, संपादक एटलिस स्टूडियो। जैसे ही लिन युआन कॉल उठाने वाला था, ग्रे के मौसम को लगातार समझने के कारण शाही दरबार में राजघराने के सभी सदस्य और अनुभवी पुरातत्व श्रेणी के विशेषज्ञ आसमान की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाने लगे। स्पिरिट गार्ड्स लैंड पर चेहरे पर घूंघट डाले लंबी काली स्कर्ट पहने एक महिला ने रात में बर्फबारी से सुबह आसमान साफ होने का मौसम देखा और कहा, रॉयल कैपिटल के ऊपर सारा अच्छा मौसम इकट्ठा हो गया है। क्या ये संभव है कि एक स्वर्गीय परिवार पे प्रकट हुआ है और है ये सब अच्छा मौसम आकर्षित कर रहा है? रात में झुके चंद्रमा ने तुरंत यह विचार उसके दिमाग से निकाल दिया। यदि स्वर्गीय परिवार फे वास्तव में मौसम परिवर्तन का कारण बन रहा होता तो परिणाम अधिक मजबूत होते। इससे संकेत मिलता है कि हेवनली फैमिली फे को सिल्वर ग्रेड और उससे नीचे होना था। अचानक रात में झुके चंद्रमा ने तेजी से सांस ली। उसने हेवनली फैमिली फे को तारों को पुकारते और उन्हें गोलियों में बदलते हुए देखा था जिन्हें उसने अपनी हथेलियों से उड़ा दिया था। जब एक परिपक्व स्वर्गीय परिवार फे प्राकृतिक दुनिया से ऊर्जा अवशोषित कर रहा था तो प्रभाव निश्चित रूप से मूर्त होंगे। N0 वेलबन। इसका मतलब यह था कि स्वर्गीय परिवार फे जो रॉयल कैपिटल के ऊपर मौसम में हेरफेर कर रहा था, उसे अभी अभी पैदा होना था। रात का झुका हुआ चांद बेबसी से मुस्कुराया। यदि रॉयल कैपिटल में वास्तव में एक नया स्वर्गीय परिवार फे था तो रॉयल कैपिटल अभी भी जिस शांति का आनंद ले रहा था उसका मतलब था कि कुछ अविश्वसनीय हुआ था। मुख्य दुनिया के सभी संघ अपना ध्यान रेडियंस फेडरेशन की ओर लगाएंगे। जल्द ही अज्योर दूत रेडियंस फेडरेशन में आएंगे और घटनाएं घटित होना निश्चित था। इस सारी अराजकता के बीच ये संभावना थी कि कोई इस अवसर का उपयोग अपनी योजना को अंजाम देने के लिए करेगा। रॉयल कैपिटल में नवविवाहित स्वर्गीय परिवार फे की उपस्थिति रेडियंस फेडरेशन के लिए जरूरी नहीं थी। वास्तव में यह एक तबाही की शुरुआत हो सकती है। हालांकि हेवनली फैमिली फे का मामला गंभीर था और रेडियंस फेडरेशन निश्चित रूप से फे को यहां रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि हेवनली फैमिली कॉटेज नवविवाहित हेवनली फैमिली फे को जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दे। राजघराने के सभी सदस्य और अनुभवी पुरातत्व वर्ग के विशेषज्ञ, जिन्होंने मौसम में बदलाव को भी महसूस किया था, नाइट लीनिंग मून की भावनाओं को साझा कर रहे थे।
इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ रॉयल कैपिटल की जांच कर रहे थे। आयरन प्रिजन और कुछ अन्य कट्टरपंथी वर्ग के विशेषज्ञों ने अपने कानून प्रसारित किए, लेकिन उन सभी ने फारवे हवेली से वापसी से परहेज किया। जब से लिन युआन गार्ड ये बैंक्वेट में मार्शल आर्ट स्टेज के चैंपियन बने थे, उनकी क्षमता और स्थिति सभी शीर्ष गुटों, अनुभवी गुटों और रॉयल्टी के सदस्यों को पता थी। आयरन प्रिजन लिन युआन की वजह से मून महारानी के साथ कोई खराब शुरुआत नहीं करना चाहता था। शीर्ष गुटों के किसी भी दार्शनिक श्रेणी के विशेषज्ञ ने उस हवेली पर नजर डालने की हिम्मत नहीं की जहां मून महारानी के शिष्य रहते थे, क्योंकि यह अतिक्रमण से बेहतर नहीं होगा। इसलिए ग्रे उन विशेषज्ञों की नज़र में आने से बच गया जिन्होंने मौसम में बदलाव को देखा था। हालांकि लिन युआन इस तथ्य से पूरी तरह से बेखबर थे कि विशेषज्ञों ने मौसम में बदलाव को नोटिस किया था। वर्तमान में रॉयल कैपिटल में सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ घंटे पहले जैसे ही रात खत्म होने वाली थी और ग्रे ने साफ मौसम को अवशोषित करना शुरू ही किया था, बैंगनी क्रिस्टल की गुफा में एक छोटे बूढ़े व्यक्ति के सामने एक अजीब अभिव्यक्ति आई। उनका चेहरा दयालु था और उनके हाथ हिलाने से गुफा के चारों ओर के बैंगनी क्रिस्टल आपस में जुड़कर एक क्रिस्टल बॉल बन गए। क्रिस्टल बॉल के दक्षिण पूर्व की ओर प्रकाश की कई बैंगनी किरणें दिखाई दीं। वह छोटा और मोटा बुजुर्ग व्यक्ति गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चिल्लाया, बैठक के लिए यहाँ आओ। दक्षिण पश्चिम दिशा में प्राकृतिक शक्ति में कुछ गड़बड़ी हो रही है। एक नया बच्चा सामने आया है। छोटा और मोटा बुजुर्ग आदमी कांपने लगा और 12 पतली लेकिन लचीली बैंगनी पूंछें उसके पास से निकल गईं। वह तुरंत आकर्षक विशेषताओं और कठोर अभिव्यक्ति के साथ लोमड़ी फर पहने एक लंबी मध्यम आयु वर्ग की महिला में बदल गई। उसकी 12 पूंछों में एक अमर गुण था और ऐसा लगता था कि वह एक ही चाबुक से पृथ्वी को खंडित करने में सक्षम थी। जैसे ही 12 पूंछें हिलीं, आकाश से तारे गिरने लगे। गिरते हुए तारे बैंगनी क्रिस्टल बॉल पर उतरे और वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक ऊर्जा गड़बड़ा गई थी, सूर्य काले बादलों और बर्फ के टुकड़ों की छवि से जगमगा उठा। अधेड़ उम्र की महिला आश्चर्यचकित दिखी और बड़बड़ाई, ये छोटा बच्चा निश्चित रूप से दिलचस्प है। इसने वास्तव में 3 प्रकार की प्राकृतिक शक्ति को अवशोषित किया है। जब अधेड़ उम्र की महिला क्रिस्टल बॉल से जानकारी प्राप्त कर रही थी, तो क्रिस्टल गुफा के बाहर कमल के तालाब पर कमल के पत्ते हिलने लगे, क्योंकि नीचे का पानी हिल रहा था। खिलते हुए नीले कमल के फूल ने पानी से प्राकृतिक शक्ति को अवशोषित करना बंद कर दिया। कमल का फूल घूम गया और कमर तक लंबे नीले बालों वाली एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। उसने तालाब के बगल में उगे पेड़ से कुछ खुरमा तोड़े और उन्हें अपने मुंह में भरने से पहले तालाब में धोया। जैसे ही उसने खाया, वह क्रिस्टल गुफा में चली गई। गुफा तक पहुंचने से पहले वह 6 या 7 खुरमा खाने में कामयाब रही और प्रत्येक टुकड़े का स्वाद चखा। ओना स्नोपाइन, एक काली रेशमी लड़की जिसने अभी अभी रात की शक्ति को अवशोषित किया था और एक जालीदार बनियान पहने हुए एक लंबे और मजबूत आदमी में बदल गई थी। उसने अपने काले नाखूनों पर नजर डाली और अपने काले कंधे लंबाई के बालों को अपने पीछे घुमाया और धीरे से मुस्कुराया, जिससे उसे एक अवर्णनीय आकर्षण का आभास हुआ। वह हवा में उछल गया और उसकी जालीदार बनियान उसके पीछे पंखों की तरह उड़ गई, जो उसे क्रिस्टल गुफा की ओर ले गई। एक बड़ी लाल और सुनहरी मकड़ी एक विशाल लाल रंग की चट्टान पर आराम कर रही थी। मकड़ी एक छोटे पहाड़ जितनी बड़ी थी और प्रकाश के छोटे छोटे कण उसके लाल और सुनहरे शरीर पर बिखरे हुए थे। रिपोर्ट अध्याय टिप्पणियां संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें।